नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, विश्लेषण विद वानखेड़े। भारतीय जनता पार्टी ने कल एक लंबी-चौड़ी 190 से ज़्यादा की उम्मीदवारों की लिस्ट अनाउंस कर दी। कई राज्य हैं जहाँ उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, खासकर बिहार, महाराष्ट्र, ये 2 राज्य हैं, हरियाणा। इन राज्यों में कहीं न कहीं बँटवारे का सीट बँटवारे का पेच फँसा हुआ है और बुरी तरह से फँसा हुआ है। आश्चर्य की बात आती है कि अपने जो खुद के राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात, उसमें भी 10-10 सीटों पे मामले फँसे हैं। तो क्या बीजेपी वाक़ई भले ही कितनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के कह रही होगी कि अब की बार 400 पार, लेकिन एक-एक सीट के लिए मारामारी हो रही है और हर सीट कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी की सीट अनाउंस होने के बाद, लिस्ट अनाउंस होने के बाद, लोगों ने नाम वापस लिया। पवन सिंह को जब बंगाल से उतारा, तो ये भोजपुरी सिंगर ने अपना नाम वापस लिया क्योंकि वहाँ टीएमसी ने आवाज़ उठाई कि कहीं न कहीं उसके जो गाने हैं, वो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाते हैं। बंगाल का मामला है और बंगाल में तो वैसे भी देवी पूजन होता है। बंगाल में ममता सामने रौद्र रूप धारण करके खड़ी हुई है और महिला शक्ति से ही वहाँ लड़ाई लड़नी है। कहीं न कहीं महिलाओं का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, इस बात को लेकर बीजेपी राग अलाप रही है। लेकिन ऐसे में जब ममता की तरफ से ये कार्ड चला तो पवन सिंह ने कहा कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, अपना नाम वापस लेना चाहते हैं। एक बात तो तय है कि भाजपा में जब नाम अनाउंस किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि उनको पता ही नहीं होगा कि उनका नाम अनाउंस हुआ। बाकायदा भाजपा में मंत्रणा हुई, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ, उसके बाद इन लोगों को विश्वास में लिया गया। इन लोगों को ये बताया गया कि इनको क्या करना होगा, इनका रोल एज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा, इनकी सीट पे जब चुनाव लड़ेंगे तो और क्या-क्या इनको उस राज्य में करना होगा। ये तमाम बातें उनको ब्रीफ करने के बाद ही नाम अनाउंस होता है और यदि खुद ये कहते हैं कि हम नाम वापस ले रहे हैं, तो ये उन्हें बेल आउट करने का एक रास्ता है। उन्हें ये बताया गया होगा कि आपके खिलाफ टीएमसी ने आवाज़ उठाई, अब हम आपको आपका टिकट काट रहे हैं, दूसरा उम्मीदवार वहाँ दे रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आप स्वयं ही लिख दें कि मैं ही चुनाव लड़ना नहीं चाहता, ताकि आपकी इज़्ज़त बनी रहे। पवन सिंह जो थे, ये कोई खुद ही जाके लाइन में लगे हुए नेता नहीं थे, एक सिंगर थे और बीजेपी अक्सर जहाँ उन्हें उम्मीदवार नहीं मिलता, जहाँ जिस राज्य में उन्हें नेताओं का टोटा है या फिर दिवालियापन है, ऐसे में वो लोग ढूँढते हैं। दिल्ली में भी कभी क्रिकेटर तो कभी सिंगर पिछले चुनाव में लाए थे। इस बार उन्होंने एक भोजपुरी सिंगर को बंगाल से उतारने का प्रयास किया। लेकिन जब पता पड़ा कि ये गले पड़ जाएगी, तो उसी से कहलवाया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ताकि कम से कम उसकी इज़्ज़त बची रहे। वही गौतम गंभीर के साथ हो गया। गौतम गंभीर ना क्रिकेट के रहे ना राजनीति के। एक ऐसे द्वार पे खड़े थे, तो ये ईस्ट दिल्ली वाली सीट बीजेपी के लिए तकलीफ वाली थी। तो गौतम गंभीर ने भी लिख दिया कि अब मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट में वापस जाना चाहता हूँ। राजनीति में गौतम गंभीर आए क्यों? ये सवाल पूछने पे उनके पास जवाब नहीं होगा। भाजपा ने बोला, वो आ गए। अरुण जेटली जी ने बोला, वो आ गए। लेकिन राजनीति क्या होता है, किससे खाई जाती है, उनको पता नहीं था। लेकिन एक क्रिकेट का नाम था, बड़ा था, जमना पार यानी ईस्ट दिल्ली में ही रहते थे। उनके पिता का बड़ा कारोबार है कपड़े का। तो उनको लगा कि चलो धरतीपुत्र भी है, उस जगह का है, तो इसके नाम से भुनाया जाएगा और तब मोदी की गारंटी काम नहीं आती, तब उन्हें गौतम गंभीर की गारंटी चाहिए थी। गौतम गंभीर ने गारंटी देके चुनाव जीत लिया और सामने आ गए। उसके बाद सिंधिया के सामने केपी यादव है, उनका टिकट कटा। जब सिंधिया कांग्रेस में थे, तो केपी यादव उनके वर्कर हुआ करते थे। केपी यादव अपमानित हुए और जब अपमानित हुए, तो वो बीजेपी के शरण चले गए। बीजेपी ने देखा अपमान की आग में जल रहा इस युवा को इतना भड़काओ कि ये से कहीं चुनाव में ताकत से उतरे। और जब केपी यादव को उतारा, केपी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी।
अपने जीवन का ऐसा चुनाव लड़ा जैसे मानो अंतिम चुनाव हो, क्योंकि उसे उस सामंती राजा को दिखाना था कि अभी लोकतंत्र है देश में और एक सामान्य इंसान भी उतनी ही ताकत रखता है जितना एक पूर्व सामंत। और ऐसा कह के उसने वो चुनाव जीत लिया। एक ऐतिहासिक निर्णय रहा जनता का भी। जब ज्योतिरादित्य चुनाव हारे तो हाशिए पे चले गए और केपी यादव बड़ा नाम हो गए। लेकिन जिस केपी यादव को लगातार हवा देकर उसके खिलाफ उतार कर जो काम बीजेपी ने किया, सिंधिया जैसे बीजेपी में वापस आ गए, केपी यादव को उन्होंने मक्खी जैसा उठा के निकाल के फेंक दिया, क्योंकि अब उन्हें सिंधिया ज्यादा प्यारा लगने लगा। जिस सिंधिया को वो अपना दुश्मन मानते थे, वो दोस्त हो गया, क्योंकि उन्होंने कमल ब्रांड साबुन से नहा लिया। और केपी यादव, जिसने जीवन की सबसे बड़ी रिस्क ली महाराज को छोड़ के महाराज के खिलाफ उतरने की, आज वो कहाँ है उन्हें पता नहीं। तो ये तमाम नेताओं के लिए ये एक सीख है कि राजनीतिक दल आपका ऐसा उपयोग करते हैं, यूज एंड थ्रो जिसको कहते हैं। हमारे मित्र है, बहुत बड़े शेफ है विष्णु मनोहर, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। अभी अयोध्या में हलवा सबसे ज्यादा हजारों किलो का बना के कढ़ाई में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विष्णु मनोहर के साथ जब मैं एक शो में था, तो उन्होंने अपनी खाना बनाने की रेसिपी मटर पनीर बनाते समय टिप देते हुए उन्होंने कहा कि एक टिप देता हूँ, ये जो तेज पत्ता है, इसको परोसने के पहले निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जैसे राजनीति में काम होने के बाद बड़े नेता छोटे नेताओं को उठा के फेंक देते हैं। ये शब्द विष्णु मनोहर के थे, लेकिन केपी यादव के लिए ये बिल्कुल वही है। तेज पत्ते का काम, जब तक खुशबू थी उसका शोषण कर लिया, परोसने के समय केपी यादव को उठा के फेंक दिया। दूसरी ओर थोड़ा केपी यादव पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाल ही में अ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव साहब, मोहन यादव जी यूपी में थे और उन्होंने कहा कि एक ही यादव परिवार का भला होने से समस्त यादवों का भला नहीं होता। लेकिन वो स्वयं यादव मुख्यमंत्री है और एक केपी यादव की राजनीतिक हत्या हुई, उसके बाद भी वो यादव चुप है, तो ये यादव के हितैषी कहाँ? वैसे भी यदि वो कहते हैं कि एक ही यादव परिवार का भला होने से समस्त यादवों का नहीं, ये उनके अपने ऊपर भी रहते हैं, क्योंकि उज्जैन में सारे ठेके, दारू की दुकानें और तमाम चीज़ें ये उन्हीं परिवार के पास, उनके ही भाइयों के पास है। दूसरे ठेकेदारों का उत्पीड़न शुरू हुआ है। तो यदि एक मोहन यादव उज्जैन में पनपते हैं, तो सारे मध्य प्रदेश के यादवों का भला हुआ, ये भी नहीं मान सकते। तो वही यादव, मोहन यादव जो उत्तर प्रदेश के यादवों के लिए आँसू बहा रहे थे, आज केपी यादव के बारे में चुप है। दूसरी बात, एक सांसद जिसका एक वीडियो मार्केट में आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उपेंद्र रावत बाराबंकी से, और एक महिला के साथ जब उनका वीडियो वायरल हुआ, तो उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मेरा चेहरा लगाया गया है। उन्होंने ये कंप्लेंट भी पुलिस कमिश्नर के पास की। वो वीडियो की सच्चाई सामने आने में अभी टाइम है। फॉरेंसिक लैब पे जाएगा, उसका आकलन होगा। लेकिन जितने ऑडियो विजुअल के लोग हैं, वो वीडियो देखने के बाद तो यही कहते हैं कि वीडियो में कोई काट-छाँट नहीं। फिर भी उन्हें इतना समय भी नहीं दिया गया कि वो वहाँ पे ये कहते कि एक बार लेबोरेटरी से चेक करें, क्या निर्णय आता है, क्या डॉक्टर्ड है या उनको फँसाया गया है या वाक़ई उनका वीडियो है। ये सारी जाँच बाहर आने के पहले ही उपेंद्र रावत का बाराबंकी से टिकट कटा। सुनने में आया है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता, जो उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी पद पे रहे हैं, पूनिया जी, उनकी नज़र उस सीट पे है, उन्हें अपने बेटे के लिए या के लिए, और वो बीजेपी के द्वार पे खड़े हैं। क्या पूनिया जी को एडजस्ट करने के लिए उपेंद्र रावत का बलि चढ़ाया गया? ऐसे कई चर्चाएँ मार्केट में हैं।
कुल मिलाकर जो परिवारवाद पे लगातार हमला करने वाले नरेंद्र मोदी जी को जब लालू यादव के वहां से परसों के रैली में मुंहतोड़ जवाब मिला, तो उससे काउंटर करने के लिए उन्होंने मोदी का परिवार करके एक नया टैगलाइन शुरू की। लेकिन फिर यदि मोदी का परिवार है, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि इसी मोदी के परिवार में केपी यादव, रावत, पवन सिंह, तमाम गौतम गंभीर, सिन्हा, झारखंड में हमारे डॉक्टर साहब, दिल्ली में, इन तमाम लोगों की उस परिवार में जगह क्यों नहीं है? सवाल ये है। मोदी जी के परिवार में कौन है? अजित पवार, हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के भाजपा ने ही लगाए थे, वही मोदी परिवार है। या फिर टेनी महाराज, जिनके बेटे के ऊपर केस चल रहा है, किसानों को अपने जीप से रौंद के मार डालने का। या फिर ब्रजभूषण सिंह, जिनके ऊपर देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के शारीरिक शोषण का आरोप है। क्या ये परिवार है? सवाल ये उठता है। मोदी जी के परिवार में कौन-कौन? और यदि मोदी जी के परिवार में पवन सिंह भी है, मोदी जी के परिवार में रावत भी है, मोदी जी के परिवार में गौतम गंभीर भी है, लेखी भी है, तो फिर उनको जगह क्यों नहीं? मोदी जी के परिवार में लगातार लोग बदलते क्यों रहते हैं? परिवार का कुनबा बड़ा होता हुआ मैंने देखा, लेकिन परिवार के लोग न रोज नए लोग परिवार में आते हैं और पुराने गायब हो जाते हैं, ऐसा परिवार मैंने नहीं देखा। ये एक ऐसा बिरला परिवार है जो मोदी जी का है। मोदी जी के परिवार में अडानी अंबानी भी है। क्या मोदी जी के परिवार में आरपी गोयनका, संजय गोयनका ग्रुप भी है, जिनका जिनको कहा जाता है, और जो सीएजी की अभी रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को माइनिंग ऑक्शन में उतरने ही नहीं दिया, क्योंकि 84 लाख टन कोयले का रिजर्व वाली एक बहुत बड़ी कोयले की माइन गोयनका को देनी थी। और उसमें भी जो 5 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें गोयनका की कई 3 लोग तो ऐसे थे जो गोयनका से ही जुड़े हुए थे। तो ये फ्रॉड भी सीएजी ने खोद के निकाला। 2016 की सीएजी की ये रिपोर्ट कहाँ गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं पड़ा। अभी जाके इस साल 2024 में किसी पत्रकार के हाथ में लगी। तो ऐसे कई पता पड़ता है कि मोदी के जी के परिवार में फिर आखिर है कौन? क्या उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जिनमें से कइयों का टिकट कटा? मोदी जी के परिवार में वही लोग हैं जो चुनाव जीतते हैं। मोदी जी के परिवार में वही लोग हैं जो मोदी जी के सामने गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठे रहते हैं। ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं। मोदी जी के परिवार में वही लोग होते हैं जो बड़े उद्योगपति हैं, जो मोदी जी को मोदी जी के भरोसे अपना साम्राज्य चला रहे हैं। मोदी जी के परिवार में किसानों को जगह नहीं, क्योंकि वो मरते हैं तो वो उनके लिए मरते हैं क्या, सवाल उठता है। मोदी जी के परिवार में उन जवानों की जगह नहीं, क्योंकि पुलवामा में जिस जवानों की शहादत पे मोदी जी ने 2019 का चुनाव लड़ा, उनको शहादत का, शहीदों का दर्जा दर्जा तक नहीं मिला। मोदी जी के परिवार में गरीब नाम का शब्द है, लेकिन वो चुनावी जुमला है। मोदी जी के परिवार में गरीब को जगह नहीं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, तो फिर 81 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज क्यों? मोदी जी के परिवार में सिर्फ मोदी जी है और कोई नहीं। ये आज का करंट विश्लेषण था। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।